दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गत्से और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि लोकसभा 2024 के जो चुनाव हैं, ये चुनाव घोषित हुए हैं और हर पार्टियां इस चुनाव में अपने अपने उम्मीदवार को लेकर मैदान में उतरी हैं। तो 2024 का जो चुनाव है, ये चुनाव में बहुत सारे पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं, अपने अपने प्रचार में लगे हैं और हर कोई पार्टी अपना उम्मीदवार चुनकर आना चाहिए, इसलिए प्रयास कर रही है। तो इस चुनाव के बारे में 2024 का जो चुनाव है, इस बारे में चर्चा करने के लिए हमने आज खास हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रवीण कांबले साहब को। जी हाँ, प्रवीण कांबले साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बुद्ध फुले शाहू आंबेडकरी विचारों से प्रभावित है। एक आंबेडकरी विचारवंत बोलकर, एक आंबेडकरी वक्ता बोलकर उनकी तरफ समाज देखता है और अच्छा काफ़ी उनका समाज के लिए योगदान है, काम है। तो इस चर्चा के लिए हमने उनको बुलाया, तो सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम कांबले साहब। जय भीम सर, सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके कार्य की सराहना करता हूं, जो आप एक आंबेडकरी नेता बोलकर, एक विचारवंत बोलकर आप समाज में काम करते हैं। तो ये 2024 का जो चुनाव आया है, इस चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? आप 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है जी, और हम लोग देख रहे हैं कि अम्बेडकरी विचारों का उम्मीदवार हम ढूंढते हैं इस लोकसभा में। अच्छा। और लोकसभा में ढूंढने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि यहाँ सभी पार्टियां चुनाव में खड़ी है। हाँ सर। और पार्टियां चुनाव में खड़ी रहने के बाद अम्बेडकरी जो आदमी है, जो मतदाता है, तो इस चुनाव में उसकी भूमिका क्या रहना चाहिए? अच्छा। उसकी भूमिका का जो हम विचार करते हैं कि रिपब्लिकन विचारों का कोई आदमी इस पूरे लोकसभा के चुनाव में खड़ा नहीं है। अच्छा। और हम लोग लोकसभा में रिपब्लिकन विचारधारों का आदमी चाहते हैं कि वहाँ जाना चाहिए। अच्छा। और इस लोकसभा में इस विचारों का आदमी नहीं रहने से हर मतदाताओं को यह प्रश्न पड़ रहा है कि भाई हम लोग क्या करें, किसको मत दें। बराबर। यानी सभी अम्बेडकरी विचारों के, पुरोगामी विचारों के लोगों में ये संभ्रम पैदा हुआ कि हम लोग क्या करें। अच्छा। तो हम इस लोकसभा को जब देखते हैं तो इस लोकसभा में, पिछली लोकसभा में जो धर्मांध शक्तियां बड़े पैमाने में इस देश में संविधान को बदलने की भाषा बोलती है। अच्छा। इस देश में संविधान जलाया जाता है, इस देश में संविधान फाड़ा जाता है, इस देश में संविधान किस तरह से बदलने की कोशिश की जाती है, इसका नमूना हम लोग 24 में देख पाएंगे, ऐसा हर मतदाताओं को महसूस होता है। अच्छा। और इस पूरे वातावरण को देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि अगर इस देश में धर्मांध शक्तियों की अगर सरकार फिर से आती है और मेजॉरिटी से आती है। अच्छा। अभी मेजॉरिटी में जो भी सत्ताएं आती है, वो सत्ता कोई भी कायदा हो वो संविधान निष्ठ रह के करती नहीं है। अच्छा। जो भी कायदे बनाते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो मेजॉरिटी के तहत करते हैं। बराबर। लेकिन जो भी कार्य करना है लोकसभा में, संसद में, वो संविधान के अधीन कायदे होना चाहिए, संविधान के अधीन रह के कोई भी कार्य होना चाहिए। लेकिन संविधान को बाजू में रह के मेजॉरिटी में जो सत्ता आती है वो सिर्फ अपनी मनमानी करती है। ऐसे में इस देश के प्रजातंत्रों को धोखा निर्माण हुआ। जी जी कांबले साहब, अभी संविधान की बात आपने निकाली है, तो 2024 के चुनाव के बाद
संविधान रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसी चर्चा है। आप एक विचारवंत बनकर क्या कहेंगे आप? मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि फिर से अगर धर्मांध शक्तियों की सरकार आती है हाँ, तो वो सत्ता में आते ही संविधान बदल देंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं। अच्छा। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस संविधान बनाने में जितना वक्त लगाया, तो उस वक्त को देखते हुए संविधान में ऐसी कुछ उन्होंने कि संविधान इस देश में अगर बदलना है तो राज्यों में भी उनकी मेजॉरिटी रहना चाहिए। अच्छा। केंद्र में भी उनकी मेजॉरिटी रहना चाहिए और देश के हर राज्यों को लगना चाहिए कि ये संविधान बदलना चाहिए। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये सरकार ये संविधान बदल पाएगी, लेकिन फिर भी हमारे सामने खतरा मंडरा रहा है। अच्छा। क्योंकि बंच ऑफ थॉट्स में गोलवलकर नहीं चाहते कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इस देश में लागू हो। वो चाहते थे कि भाई मनुस्मृति एक अच्छा संविधान है। अच्छा। तो फिर सरकार संविधान तो नहीं बदलेगी, लेकिन मनुस्मृति के जो कायदे हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि भाई मेजॉरिटी में जो भी लोग आएंगे वो संविधान के तहत कोई काम नहीं करते, कोई कायदा नहीं करते, वैसी ही संविधान तो रहेगा। हाँ। लेकिन उसे बाजू में रखा जाएगा और मनुस्मृति के कायदे के अनुसार मेजॉरिटी में आके ये लोग उस मनुस्मृति के कायदे को चलाने की कोशिश करेंगे। ये धोखा हमारे सामने खड़ा है। जी 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 जी। क्योंकि जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने द्वितीय महायुद्ध में बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकशाही को बचाने के लिए हिटलर जो है, हाँ। हिटलर अगर जीत गया, जर्मनी अगर जीत गई, अच्छा। तो इस देश में हुकुमशाही आ जाएगी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने द्वितीय महायुद्ध में लिन लिंथगो को पत्र लिखा था। अच्छा। कि मैं ब्रिटेन को समर्थन दे रहा हूं इसलिए कि इस देश में लोकशाही बचे। अच्छा। और द्वितीय महायुद्ध में पूरा देश बाबा साहब के खिलाफ था। और बाबा साहब अकेले ही थे जिन्होंने द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन को समर्थन दिया था, इसलिए दिया था कि लोकशाही जीत सके। अच्छा। और उस समय ब्रिटेन जीता, यानी लोकशाही जीती। बाबा साहब ने उस समय पूरे देश से दुश्मनी ली। आज 24 में बाबा साहब ने लोकशाही बचाने के लिए जो भूमिका पूरे इंटरनेशनल कैनवास पे निभाई, आज हर एक मतदार की जिम्मेदारी है कि बाबा साहब ने द्वितीय महायुद्ध में जो भूमिका निभाई थी, आज अगर सत्ता में जिन लोगों को लाना है जो संविधान बचा सके, जो संविधान की रक्षा कर सके, जो इस देश में डेमोक्रेसी को बचा सके, लोकशाही को बचा सके, ऐसे ही लोगों को आज मतदान करने की जरूरत है। जी जी। कामले साहब, 1998 में रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसद हमारे एक ही बार चुनकर आए थे, जिनमें आदरणीय रासू गवई साहब थे, आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर जी थे, आदरणीय प्राध्यापक जोगिंद्र कवाड़े साहब थे, रामदास जी आठवले साहब जो मध्य मुंबई से थे। तो ये 4 खासदार एक ही बार चुनकर आए थे। बिल्कुल। तो तब से लेकर अभी तक हमारा कोई सांसद नहीं है, हमारा कोई विधायक नहीं है। क्या कारण हो सकता है सर? इस देश में व्यवस्था ऐसी बनाई गई कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब भंडारा का इलेक्शन हार गए थे, अच्छा। फिर हारने के बाद बाबा साहब ने एक पत्रकार परिषद ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बताया कि अगर इस देश में अगर जीतना है, अच्छा, तो इस देश का जो डाउन ट्रोडन समाज है, वो भटका विमुक्त हो या यहाँ का आदिवासी हो, यहाँ का जो जो समाज पे अन्याय होता है, ऐसे समाज को जोड़ने की ताकत हम लोगों ने निर्माण करना चाहिए। तभी लोग हम इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र में, लोकसभा में जीत सकते या असेंबली में जीत सकते। इस तरह का उनका विधान है वो तब। अच्छा। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कभी पढ़ा नहीं, हम पढ़ते नहीं, उसके तरफ ध्यान नहीं देते। अगर बाबा साहब ने वो जो अपने को गाइडलाइन दी थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, अच्छा, उससे अगर अपन काम करते थे
तो अभी अपने रिजल्ट अच्छे होते थे। अच्छा, वो काम अब कांशीराम जी से मेरा कोई ये नहीं है, लेकिन बाबा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद कांशीराम जी के ध्यान में आ गई होगी। अच्छा। और कांशीराम जी ने वो काम किया, यहाँ का जो तबका है छोटा छोटा, अच्छा। उसको जोड़ने का प्रयास किया, जी। इसलिए उनको दूसरे राज्यों में रिजल्ट मिला, लेकिन उन्होंने वो काम किया। और महाराष्ट्र के हमारे जो नेता है उन्होंने छोटे छोटे तबके तक जाने का प्रयास ही नहीं किया। जी जी। इसलिए हाँ। ये जो अपना पूरा स्ट्रक्चर है आरपीआई का, अच्छा, वो पूरा कोलैप्स हो गया। जी जी। कामले साहब, अभी जो बात कांशीराम की आपने निकाली है, मायावती सरकार वहाँ पर एक नहीं दो नहीं 4 बार चुन कर आई थी, मुख्यमंत्री बनी थी। ये यूपी में हो सकता है, तो महाराष्ट्र के अंदर क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल महाराष्ट्र में हो सकता है, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर ने वो प्रयास किया। अच्छा, उन्होंने भी कुछ लोगों को चुन के लाया असेंबली में, उनको मिनिस्टर बनाया, अकोला पैटर्न भी चला। अच्छा। आज के परिस्थिति में बाबा साहब अम्बेडकर एक समाज का अच्छा नेतृत्व है जी। लेकिन क्या है कि भाई निर्णय लेने में कहीं हम लोग गलत तो नहीं हो रहे, या हम निर्णय लेने की क्षमता को अपने आप में तैयार तो नहीं कर रहे। हर बार हम किसी को भी, उन लोगों ने क्या किए, अच्छा, उन्होंने दो पक्ष निकाले। अच्छा। और उन्होंने क्या कि इस देश के अम्बेडकराई समाज कैसा खत्म हो पॉलिटिक्स से, ये स्ट्रेटेजी लड़ाई गई है। अच्छा। शिवसेना और दूसरी शिवसेना ये एक ही है। हाँ हाँ। पहले उन्होंने 13 लड़े थे, अभी ये 21 लड़ रहे, 13 और 21। अच्छा। शिवसेना इतने लोकसभा के खासदार लड़ा रहे। राष्ट्रवादी में भी ऐसा है, उनके पहले 7 थे, ये 10 लड़ा रहे, वो 7 लड़ा रहे, यानी 7 और 10 17 हो गए। बराबर है, ये गणित है उनका। ये गणित अपन अपने ध्यान में नहीं आ रहा जी। ये इन्होंने फूट इस तरह से गिराई है इस लोकसभा में कि उन्होंने अपने उम्मीदवार बढ़ाए। अच्छा। और वंचित को उन्होंने अलग रखा। अच्छा। इसलिए रखा कि भाई उन्होंने अपने में बढ़ोतरी की, लेकिन अंबेडकरी पक्ष में बढ़ोतरी नहीं चाहते। अच्छा। ये जो खेल पॉलिटिक्स में हुआ है, तो मुझे लगता है इसके तरफ भी हम अंबेडकरी राज पॉलिटिक्स ने ध्यान देना चाहिए। अच्छा। कि भाई वो किस तरह से लड़ते हैं। वो है दोनों है इकट्ठा है। वो हिंदू करके ही मत मांगेंगे ये चारों लोग। अच्छा। हम अंबेडकराइड होके मत मांगेंगे। मैं तो चाहता हूं कि भाई जो हिंदू होके मत मांग रहा है, अच्छा, उनको अंबेडकराइड लोगों ने, पुरोगामी विचारों के लोगों ने उनको मत देना नहीं चाहिए। अच्छा। जो भारतीय है, जो भारतीय बोलता है, जो संविधान को बचाना चाहता है, जो डेमोक्रेसी को बचाना चाहता है, जो प्रजातंत्र को बचाना चाहता है, जो धर्म छोड़ के भारतीयता को मजबूत करता है, उसी आदमी को मत देना चाहिए। आज 24वें लोकसभा में ये बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों पर आई। जी जी। कामले साहब, आने वाला जो चुनाव है 2024 लोकसभा का, तो इस चुनाव में अंबेडकरी समाज की भूमिका क्या होनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए आपके हिसाब से? अंबेडकरी समाज की ये भूमिका रहना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर ने जहाँ जहाँ भी अपने उम्मीदवार खड़े किए और जहाँ जहाँ उन लोगों को समर्थन दिया है, अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अंबेडकरी मतदाताओं ने, हाँ, आदमी चुन के आए इसका कोई मतलब नहीं डेमोक्रेसी में। अच्छा। एक तरफ अगर दूसरे नंबर पर भी आदमी रहता है, तुम्हारी ताकत अगर दूसरे नंबर पे भी खड़ी होती है, वो भी तुम्हारी विरोधी ताकत इस प्रजातंत्र को मजबूत करने के काम आती है। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जगह बाला साहब को, वंचित बहुजन आघाड़ी को लोगों ने मत देना चाहिए। अच्छा। और कुछ मतदाताओं को जो समर्थन दिया है, वो समर्थन बाबा साहब अंबेडकर ने दिया, लेकिन मतदाताओं को यह सोचना है कि ये उम्मीदवार लोकशाही को बचा सकता है,
संविधान को बचा सकता है, संविधान के संदर्भ में काम कर सकता है, ये मतदाताओं ने ठहराना चाहिए कि उन लोगों को हमने मतदान करना चाहिए या नहीं, ये मतदाताओं ने ठहराना चाहिए। अच्छा कमलेश साहब, अभी जो लोग संभ्रम अवस्था में है कि किसको वोट किया जाए, किसको वोट दिया जाए, तो एक मतदार बोलकर भी और मतदाताओं से क्या कहेंगे आप? मैं सभी मतदाताओं से ये गुजारिश करता हूँ कि ये समय बहुत कठिन है। हम लोग अगर इस बार अपने मतों को सही ढंग से, जो अच्छा उम्मीदवार है उनको अगर न देते, अगर जो लोकशाही के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है, जो धर्मांधवादी है, ऐसे उम्मीदवार को हम लोग अगर मतदान करते हैं तो बाबा साहब ने हम लोगों के लिए जो इस देश में लोकशाही का निर्माण किया, प्रजातंत्र का निर्माण किया, वो लोकशाही अगर खत्म हो गई तो फिर से गुलामी की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे। और इस देश से अगर लोकशाही खत्म हो गई तो जो आदमी है वो आदमी इस पूरे पटल पे आपको गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ मिलेगा। ना आदमी रहेगा, ना धम्म रहेगा, ना बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को भी इस देश में खत्म करने की प्रक्रिया इस देश में रहेगी। अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को हमें अगर रोकना है तो बाबा साहब ने हमें जो वन मैन वन वोट वन वैल्यू, ये जो मंत्र दिया, तो इस मत का अपनी जो बुद्धि है उसको सही ढंग से इस्तेमाल करते हुए एक पुरोगामी विचारों के, परिवर्तनवादी विचारों के उम्मीदवार को अपना वोट करे, यही मैं आप सब लोगों से आशा करता हूं। तो दर्शकों, ये थे प्रवीण कांबळे साहब जो महाराष्ट्र के नागपुर शहर से आते हैं। उन्होंने अभी तक 2024 जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, इस लोकसभा के 2024 में अपनी भूमिका यहाँ पे रखी है। आने वाले दिनों में क्या धोखे हो सकते हैं, किस तरह से अम्बेडकरी समाज से किनके पीछे रहना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर उन्होंने रखी है। संविधान के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है। तो आने वाले दिनों में प्रवीण कांबळे साहब के माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से ऐसा ही समाज का कार्य हो और ये कार्य करने के लिए प्रवीण कांबळे साहब को लंबी उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मैं मंगल कामना जताता हूँ। और समय को देखते हुए मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। जय।